जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत सेल के बारे में। क्लियर? समझिए वैद्युत सेल क्या है। जैसा भी हम पढ़ रहे थे वैद्युत परिपथ को हम पढ़ रहे थे, और परिपथ के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें एक ऊर्जा स्रोत की ज़रूरत होती है। जो परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है या कार्य करता है, उसी ऊर्जा स्रोत को बोला जाता है सेल। क्लियर? अब हम उसी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, और ये जो ऊर्जा होती है ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल है, सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए इसे सप्लाई करता है। कैसे बनता है कोई भी सेल, इसके बारे में अगर हम जाने तो सेल में एक नॉर्मली अगर बात की जाए तो एक धातु का एक पात्र होता है जिसमें किसी भी रासायनिक पदार्थ का एक घोल भर देते हैं, जिसको वैद्युत रासायनिक घोल कहा जाता है। और इस घोल में अलग अलग धातु की दो छड़ें या दो प्लेटें हम इसमें डाल देते हैं। जब अलग अलग धातु की बनी दो छड़ें इसमें डाली जाती हैं तो जैसे ये छड़ें इस घोल में डुबोई जाती हैं, ये जो घोल था ये घोल क्या होता है? इस घोल का आयनीकरण होने लगता है, जिसके फलस्वरूप धनायन और ऋणायन इसमें बनने लगते हैं, और ये आयन अलग अलग छड़ों पर जाके एकत्रित होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप एक छड़ आपकी धनावेशित हो जाती है, इस छड़ को एनोड कहा जाता है, और दूसरी छड़ ऋणावेशित हो जाती है जिसे कैथोड कहा जाता है। और यही एनोड और कैथोड जो सेल होता है, सेल की दो प्लेटें होती हैं जिसको हम एक को धन प्लेट और एक को ऋण प्लेट समझते हैं। अगर सेल की बात की जाए तो सेल का परिपथ प्रतीक जो होता है वो ये होता है। क्लियर? ये प्लस और ये माइनस। सिंपली फिर से समझ लीजिए, एक ऐसी युक्ति जो किसी भी वैद्युत परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल के धारा को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाली युक्ति को ही सेल कहा जाता है। सेल में धातु की दो प्लेटें होती हैं जो एक रासायनिक घोल में डूबी हुई होती हैं। जैसे ही प्लेटों को डुबाया जाता है, घोल का आयनीकरण होने लगता है, जिसके फलस्वरूप धनायन और ऋणायन बनते हैं जो अलग अलग प्लेटों पे जाके एकत्रित होने लगते हैं। जिस प्लेट पे जाके धनायन एकत्रित होते हैं वो धनावेशित हो जाती है, उस प्लेट को एनोड कहा जाता है, और जहाँ पर ऋणायन जाके इकट्ठे होते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है, उसे कैथोड कहा जाता है। अगर सेल की बात करी जाए तो सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं समझ लीजिए। ऐसे सेल जिनको केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, जिनको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि हम ये कहें कि जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। पुनरावेशित जो सेल पुनरावेशित नहीं होते उनको बोला जाता है प्रारंभिक सेल, और जो सेल पुनरावेशित हो जाते हैं उन सेलों को बोलते हैं द्वितीयक सेल। पुनरावेशित नहीं होते हैं ये सेल आपके दो प्रकार के हैं। इसमें एक आता है आपका डेनियल सेल, और प्राथमिक सेल में जो दूसरा प्रकार है वो है आपका लेक्लांसे सेल। क्लियर? दूसरा आपका आता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनको हम पुनरावेशित कर सकते हैं, यानी कि जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं और हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। उन सेलों को बोला जाता है द्वितीयक सेल। सामान्यतः सेल ऊर्जा को प्रदान करने वाली एक युक्ति है जो परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। किसी भी सेल की हम बात करें तो सेल के ही दो इम्पोर्टेंट गुण कहें या दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं।
एक होता है सेल का विद्युत वाहक बल। ये दो प्रमुख गुण हैं इसके, एक विद्युत वाहक बल और दूसरा होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए विद्युत वाहक बल है क्या? विद्युत वाहक बल का मतलब है सेल के प्लेटों या सेल की प्लेटों के मध्य अधिकतम विभवांतर जब परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो। अगर परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उस स्थिति में किसी भी सेल के जो प्लेटें होती हैं, जो धन प्लेट और जो ऋण प्लेट होती है, इस धन और ऋण प्लेट के मध्य जो अधिकतम विभवांतर होता है, इसी अधिकतम विभवांतर को बोला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। यानी कि ये है तो विभवांतर, और विभवांतर की हमने परिभाषा क्या पढ़ी है? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। तो अगर हम आवेश के संबंध में इसको समझना चाहें तो विभवांतर को हम किसी भी परिपथ में कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए ये कोई वैद्युत परिपथ है और इस परिपथ में ये एक सेल लगा हुआ है, ये इसकी धन प्लेट है और ये इसकी ऋण प्लेट है। तो अगर हम बात करें इस परिपथ में एकांक आवेश को, एकांक आवेश का मतलब क्या? Q इज इक्वल 1 कूलाम आवेश को सेल की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में सेल द्वारा किए गए कार्य को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सिंपली एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किए गए कार्य को, या एकांक आवेश को, अगर हम इसको चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ का मतलब क्या है? सेल की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, ठीक है, परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये जो परिपथ दिया है, इस परिपथ में अगर हम एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमा के ले जाएं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाने का मतलब है सेल की ऋण प्लेट से धन प्लेट तक, या सेल की एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक घुमाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, इसी कार्य को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब अगर हम सेल के विद्युत वाहक बल की बात करें तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होगा? इस डेफिनेशन से देखो, वैसे तो विद्युत वाहक बल की बात करें तो हम इसको स्मॉल ई से, या फिर चाहें तो हम इसको कैपिटल ई से, या हम इसको चाहें तो एप्सिलॉन, किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर हम सेल के विद्युत वाहक बल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? एप्सिलॉन इज इक्वल क्या होगा? W/Q0 या W/Q, dW/dQ, ठीक है। या अगर हम इसको चाहें तो हम इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला और होता है dW/dQ, ये आपने पढ़ रखा है, ये होता है E/dL। E/dL का मतलब है किसी भी परिपथ में वैद्युत क्षेत्र का, बंद परिपथ के लिए वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ के लिए वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सिंपली दो परिभाषाएं हमको मिल रही हैं, एक सेल की प्लेटों के मध्य अधिकतम विभवांतर जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उस अधिकतम विभवांतर को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, या हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, अर्थात सेल की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। फॉर्मूला होता है dW/dQ या E समाकलन dL। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो देखो विद्युत वाहक बल है, विभवांतर है
तो इसका मात्रक भी वही होता है जूल प्रति कूलाम, या फिर इसके मात्रक को भी क्या बोल सकते हैं, या इसका मात्रक भी होता है वोल्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है सेल का। दूसरे गुण की अगर हम बात करें, दूसरी विशेषता सेल की, तो दूसरा होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए ये कोई परिपथ है, आपने एक परिपथ बनाया, इस परिपथ में एक प्रतिरोध लगा हुआ है ये R। इस परिपथ में, इस प्रतिरोध में आपको धारा प्रवाहित करवानी है I धारा प्रवाहित करवानी है। इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप इसको बैटरी सेल के धन ध्रुव से जोड़ देते हो, इसको ऋण ध्रुव से। धन और ऋण के जुड़े होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीचे एक सेल होगा इस प्रकार से, ठीक है, दो प्लेटें होंगी सेल की। सेल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है ठीक। अब जब ये धारा है, धारा के प्रवाहित होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, यहाँ पहुंचे और ये इस टर्मिनल के थ्रू दूसरे टर्मिनल पर जाएंगे, फिर आगे पहुंचेंगे। तो जब भी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर धारा किधर से किधर जाती है, धन से ऋण, या हम यूं कहें कि सेल के अंदर जो आपकी धारा होती है वो ऋण से धन प्लेट की ओर जाती है, ठीक है। सेल के बाहर जो धारा थी, परिपथ में धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। अगर सर्किट कंप्लीट है, सेल लगा हुआ है, तो सेल के अंदर जो धारा होगी वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाएगी। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेल के अंदर गति करेंगे, या जो आयन होंगे वो सेल के अंदर गति करेंगे। तो जब सेल के अंदर धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है तो सेल का जो घोल है, जो रासायनिक पदार्थ का जो घोल है, वो धारा के मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न करता है। तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट, समझ लीजिए, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेल के अंदर धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर। तो सेल के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, तो उस स्थिति में धारा के मार्ग में जो रुकावटें उत्पन्न होती है, जो रुकावट उत्पन्न होती है, उस रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल r से, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक भी ओम होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि चालक जो होता है, चालक के प्रतिरोध को कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे चालक की लंबाई है, या चालक का क्षेत्रफल है, चालक का तापमान है, या चालक का जो पदार्थ है, इन सब का क्या होता है, चालक के प्रतिरोध पर फर्क पड़ता था। ये कारक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते थे। वैसे ही जब हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं तो कुछ कारक यहाँ भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित अब देखिए, अगर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करी जाए तो इसमें भी कुछ कारक हैं। वो कारक क्या है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो डी का मतलब है प्लेटों के बीच दूरी।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच जो दूरी होती है, यानी कि सेल की जो धन प्लेट है और जो ऋण प्लेट है, जिसको हम सेल के इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होगी, इस दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी जितनी ज़्यादा होगी, प्लेटें जितनी दूर दूर होंगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। प्लेटें जितनी पास पास होंगी, दूरी जितनी कम होगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होगा। अगली अगर हम बात करें तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी भी सेल की प्लेटें जितनी चौड़ी होंगी उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा, प्लेटें जितनी पतली होंगी उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा जो कारक होता है इनको प्रभावित करने वाला, वो है कि आंतरिक प्रतिरोध जो सेल का घोल है, सेल के घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। सेल के घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सेल के घोल की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि जब हम सेल की बात करते हैं और सेल धीरे धीरे पुराना होने लगता है, तो सेल पुराना होने का मतलब क्या, उसके अंदर का जो घोल होता है वो घोल धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। जैसे जैसे घोल गाढ़ा होता है आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, सांद्रता बढ़ रही है, जिसके कारण सेल से निकलने वाली धारा का मान कम होने लगता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती यानी कि गाढ़ेपन के अनुक्रमानुपाती होगा। और अंतिम, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी भी सेल की जब आप बात करते हो तो सेल के घोल का तापमान जितना ज़्यादा होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होने लगता है। क्लियर? तो ये कारक हैं जिनके कारण सेल के आंतरिक प्रतिरोध में परिवर्तन आते हैं, या हम यूँ कहें कि ये कारक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो हमने दो विशेषताएं या दो गुण पढ़े हैं सेल के, एक आंतरिक प्रतिरोध और एक विद्युत वाहक बल। इनमें कुछ संबंध भी होता है। तो अगर हम बात करें विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तो मान लीजिए आपके पास एक सेल है, इस सेल का ईएमएफ है E और आंतरिक प्रतिरोध है R। एक बात याद रखिए, आंतरिक प्रतिरोध को आप जब प्रदर्शित करते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं। या तो ये सेल के ईएमएफ के साथ ही यहाँ पे R लिख दिया जाए, बगल में कॉमा लगा के भी लिखा जा सकता है, या इस तरीके से सेल बना दिया जाए, ये ईएमएफ और एक डॉटेड बॉक्स इस तरीके से बना के इस बॉक्स पे R लिख दिया जाए, तो भी ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तीसरा तरीका इसको प्रदर्शित करने का ये है कि एक सेल बना दिया जाए और सेल के ही बगल में छोटा सा प्रतिरोध दिखा दिया जाए, तो ये भी क्या है, ये भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आप किसी भी तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो जब हम संबंध की बात करते हैं तो हमने एक सेल ले लिया जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। इस सेल को एक बाह्य परिपथ में, या हम कहें कि इस सेल को एक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये जो सेल है ये एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो मान लीजिए इस परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। अगर हम इस स्थिति में ये जो आपका प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर लगा दें, तो इस वोल्ट मीटर में हमें क्या होगा, एक विभव मिलेगा। इस वोल्ट मीटर में जो हमको विभव मिलता है, इस विभव को बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। अब देखिए ये टर्मिनल विभवांतर क्या है। तो देखो, जब किसी भी सेल को आप परिपथ में प्रयोग करते हो तो सेल का विद्युत वाहक बल अधिकतम विभवांतर होता है जब सेल में धारा प्रवाहित ना हो रही हो। लेकिन जब सेल में जब परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है
तो परिपथ के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो उसके विद्युत वाहक बल से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि सेल जो ऊर्जा दे रहा था वो ऊर्जा क्या होती है, उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाता है। हमने विद्युत वाहक बल पढ़ा था, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। अब यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ गया तो कुछ ऊर्जा क्या होगी, प्रतिरोध में खर्च हो जाएगी, तो मान जो होगा विभव का बदल जाएगा। इस विभव को बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्लियर? लेकिन अभी हमें संबंध ज्ञात करना है आर में और ई में। तो इस प्रकार जब हम एक सेल को किसी बाह्य प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ के प्रतिरोध परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तब अगर हम बात करें तब परिपथ में धारा, तो अगर हम परिपथ में धारा की बात करें तो परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी? आपने मान पढ़ा है धारा का I बराबर होता है आरोपित या हम कहें कि परिपथ में धारा की बात करते हैं, आरोपित विभवांतर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। अब यहां पर देखिए धारा I, विद्युत वाहक बल कितना है? एप्सिलॉन। प्रतिरोध, एक प्रतिरोध कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध, दूसरा स्मॉल r, ये श्रेणी क्रम में लगा है। और आपने पढ़ा है श्रेणी क्रम में जब आप इनको जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा? R प्लस स्मॉल r हो गया। अब इसको जरा देखो, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या होगा? I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल एप्सिलॉन। आपको मालूम है I इंटू कैपिटल R ये क्या होता है? विभवांतर होता है V प्लस ये I इंटू स्मॉल r इज इक्वल E। या अगर हम बात करें तो E माइनस V इज इक्वल IR। अब देखो, अब आप यहाँ से दो फॉर्मूले निकाल सकते हो। क्या दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं? आप इससे चाहो तो आप इससे क्या लिख सकते हो? R इज इक्वल लिख सकते हो E माइनस V अपॉन I, या आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो I इज इक्वल E माइनस V अपॉन R। क्लियर? तो ये जो संबंध आ रहा है ये संबंध होता है सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। क्लियर? विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सिंपली जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है वो आरोपित कुल विभवांतर और कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगी। कुल हमने कितना विभवांतर आरोपित किया है? विद्युत वाहक बल के बराबर, कुल प्रतिरोध R प्लस R, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, ये केस तब है जब सेल क्या कर रहा है? परिपथ को धारा दे रहा है। अगर सेल चार्ज किया जा रहा हो, सेल चार्ज हो रहा हो, यदि सेल को आवेशित किया जाए, आवेशित किया जाए का मतलब क्या है? ये बात हो रही है किसकी? चार्जिंग की। अगर सेल की चार्जिंग कराई जाए, चार्जिंग का मतलब कि जैसे सेल डिस्चार्ज हो गया, हम चार्ज कराना चाह रहे हैं, तो देखो चार्जिंग के केस में क्या होगा? अभी धारा सेल से निकल के बाहर जा रही है। जब आप चार्जिंग की बात करोगे तो चार्जिंग के केस में धारा परिपथ से निकल के सेल में जाएगी, उल्टी धारा की दिशा बदलेगी, यानी कि धारा का निशान बदल जाएगा। तो ये जो आपका हो रहा है E इज इक्वल V प्लस IR हो रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल V माइनस IR। क्लियर? वैसे आपका क्या हो रहा है? E इज इक्वल हो रहा है V प्लस IR। तो ये सिंपल सा एक संबंध है सेल के आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल के बीच। क्लियर? अब देखिए, जब हम बात करते हैं परिपथ की, तो परिपथ में जब हम सेलों का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमको जब ज़्यादा पावर चाहिए होती है, ज़्यादा विद्युत वाहक बल, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, तो हम एक से ज़्यादा सेलों का प्रयोग करते हैं।
और जब परिपथ में एक से ज़्यादा सेल प्रयोग किए जाते हैं तो एक से ज़्यादा सेल प्रयोग करने को बोला जाता है बैटरी का बनना, उसे बैटरी बोलते हैं। तो अगर हम सेलों के संयोजन की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन हमने पढ़ा समांतर क्रम श्रेणी क्रम, वैसे ही जब हम सेल की बात करते हैं तो सेलों का भी संयोजन होता है समांतर और श्रेणी क्रम में। एक एक करके हम समझते हैं कि अगर किसी परिपथ में हम सेलों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करें तो हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, पहला है आपका सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझिए कि मान लीजिए आपके पास कई सेल हैं, एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा, और इस प्रकार आपने n सेल लगाए हुए हैं श्रेणी क्रम में। और इन सारे सेलों की अगर बात करें तो हर सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E। क्लियर? और हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है आपका R। ठीक है, n लगाए हुए हैं। और इस पूरे परिपथ को या इस पूरे कॉम्बिनेशन को आपने क्या किया है, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ा हुआ है। किसके साथ जोड़ा हुआ है? कैपिटल R के साथ। मान लीजिए जब कैपिटल R के साथ आपने इसको जोड़ दिया तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होती है, I। तो परिपथ में जब I धारा प्रवाहित होती है तो अगर हम इसकी बात करें तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल अब देखिए, एक सेल होता तो E, दो होता तो E प्लस ई मतलब 2E, तीन होते तो E प्लस ई प्लस ई 3E। कितने सेल लगे हैं? n सेल लगे हैं। तो n सेल लगे होने का मतलब क्या है कि सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका n इंटू ई। अगर हम बात करें सेल की तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध अब यहाँ पर देखिए, सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो कुल आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, तो सी एस इज इक्वल क्या होगा, ये कितना है, एक का आर प्लस आर कितना एन तक आप जोड़ते जाओगे। जब आप एन तक जोड़ोगे तो आर प्लस आर आकर ये करते जाओगे तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा, एन इंटू आर। अब इस परिपथ में बात करते हैं कि जब हमने श्रेणी क्रम में सेलों को लगा दिया तो परिपथ में प्रवाहित धारा। अब देखिए, धारा का मान आपने पढ़ा है, धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब समझिए, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल सीरीज में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो E प्लस ई जुड़ता गया NE, कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया NR। लेकिन हमको करना क्या है, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध के अगर फॉर्मूले से हम सॉल्व करें तो ये क्या होगा, I इज इक्वल कुल विद्युत वाहक बल NE और कुल प्रतिरोध। देखो, कुल प्रतिरोध में एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, कुल प्रतिरोध होगा आपका R प्लस NR। तो जब आप श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं सेलों की, तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का जो कुल मान होता है वो होता है I इज इक्वल एन इंटू ई अपॉन कैपिटल R प्लस एन इंटू स्मॉल r, जहां पर n सेलों की संख्या है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो दूसरा जो आता है वो आता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। आप समझिए, सेलों के समांतर क्रम संयोजन की अगर बात करते हैं तो समांतर क्रम संयोजन में क्या है कि मान लीजिए आपके पास कई सेल हैं और जितने भी सेल हैं सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो E और आंतरिक प्रतिरोध R है। और इस प्रकार कई सेल
कितने सेल लगे हुए हैं, n सेल लगे हुए हैं। मान लीजिए इस पूरे के पूरे संयोजन को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब इस संयोजन में देखिए ये बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है कैपिटल R। जैसे ही आप जोड़ते हो, मान लो इसमें धारा प्रवाहित होती है I, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर में। समांतर क्रम में जो विभव होता है वो समान रहता है। तो अगर हम इस क्रम में बात करें सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, अब देखिए कुल विद्युत वाहक बल की जब आप बात करते हो तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा, इसमें तो कुल विद्युत वाहक बल आपका E रहेगा। लेकिन अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, अब आंतरिक प्रतिरोध के लिए देखो 1/RP इज इक्वल 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, और ये कहाँ तक चलता जाएगा, n तक। जब ये n तक चलता जाएगा आप इसका टोटल करोगे तो ये क्या होगा, 1/RP इज इक्वल n/R, और यहाँ से जब आप निकालोगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा RP इज इक्वल स्मॉल r/n। क्लियर, स्मॉल r/n। ये जब आपका निकल आया, इस स्थिति में अगर आप फिर से वही बात करें तब परिपथ में धारा, अब जरा ध्यान से देखो, परिपथ में धारा I इज इक्वल क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। अब देखिए I कुल विद्युत वाहक बल, क्योंकि सारे सेल कैसे हैं, समांतर में जुड़े हों। समांतर में जो विभव होते हैं वो जुड़ते नहीं हैं, वो बराबर रहते हैं। समांतर में जुड़े होने का मतलब कुल विद्युत वाहक बल E निकला था आपका, E अपॉन कुल प्रतिरोध, बाहर कितना था कैपिटल R, अंदर का कितना है R/n। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, LCM n आ जाएगा। तो ये आया आपका I इज इक्वल E अपॉन n, LCM आ गया, n का कैपिटल R में गुणा होगा प्लस स्मॉल r, ये n जाएगा ऊपर। अब ये n कहाँ जाएगा, ऊपर। ये n जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आपका मान निकल के आएगा I इज इक्वल n इंटू एप्सिलॉन अपॉन n इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल n। ये आ गया समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तरीका वही है, पहले पूरे संयोजन के लिए आप कुल विद्युत वाहक बल निकाल लीजिए, फिर पूरे संयोजन के लिए आप कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध निकाल लो, इसके बाद धारा बराबर लगा दीजिए कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। क्लियर, जैसे ही ये फॉर्मूला लगाओगे आपका पूरा का पूरा सॉल्व होके आ जाएगा। क्लियर, तो ये सेलों का संयोजन है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। हम चाहें तो हम इसको मिश्रित क्रम में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मिश्रित क्रम में क्या होता है कि श्रेणी और समांतर अलग अलग, अगर सभी भुजाओं पर समान सेल लगा के फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तो वो क्रम अगर चाहें तो बहुत आसानी से निकल आता है, अदरवाइज एक एक करके आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था सेलों का श्रेणी और समांतर क्रम। तीसरे क्रम की बात करते हैं तो तीसरा आता है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। अब मान लीजिए कि सेल इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हर लाइन में n सेल हैं, ठीक है, और इस टाइप से आपकी m लाइन बन रही है। कितनी लाइन बन रही हैं, m।
एम लाइन बन रही है और इन सबको जोड़ के आपका एक मान लीजिए परिपथ बनता है और इस परिपथ को आप किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ देते हो। ठीक है, हर सेल का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, हर सेल का। ठीक है, अगर इस प्रकार से जुड़ा है तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मिश्रित क्रम। अब इस मिश्रित क्रम में देखिए, इस मिश्रित क्रम में अगर हम बात करें तो पहले हम एक एक लाइन का सॉल्व करते हैं, एक एक लाइन का सॉल्व करते हैं। मान लीजिए n नंबर है, तो अगर हम एक लाइन के लिए बात करें तो क्या होगा, एक लाइन में कुल विद्युत वाहक बल एक लाइन में कुल विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, n इंटू ई। और अगर हम बात करें एक लाइन में कुल आंतरिक प्रतिरोध, एक लाइन में कुल आंतरिक प्रतिरोध अब देखिए एक लाइन में कितने हैं, n सेल लगे हैं और हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध r है, तो एक लाइन में कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, nr। अब अगर हम बात करें पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल, अब यहां पर देखो हर लाइन का कितना आया विद्युत वाहक बल, एनी। एनी के आप कितने जोड़ रहे हो, एम लाइन जोड़ रहे हो, लेकिन समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल बदलता नहीं है, तो जितना एक लाइन का होगा उतना ही इसका रहेगा, एनी। अगर हम बात करें अब पूरे परिपथ के लिए क्या, आंतरिक प्रतिरोध, पूरे परिपथ में सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब समझिए कुल आंतरिक प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो 1/RP आप मान लीजिए। क्लियर, एक लाइन का कितना, Rn, इसका भी Rn, हर लाइन का प्रतिरोध कितना आ रहा है, Rn निकल के आ रहा है क्योंकि n नंबर लगे हुए हैं सेल के, सबका Rn आ रहा है। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, 1/Rn प्लस 1/Rn प्लस 1/Rn, और ये कब तक चलता जाएगा, m तक। तो अगर आप इस प्रकार से करते हो तो ये आपका आएगा टोटल m/Rn। यहाँ से अगर आप Rp निकाल लेते हो तो Rp इज इक्वल क्या आएगा, Rn/m। ये आ गया आपका कुल विद्युत वाहक बल, ये आ गया आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध। इसके बाद फिर वही परिपथ में कुल धारा, परिपथ में अब देखो धारा, धारा का मान क्या होगा, I इज इक्वल कुल विद्युत वाहक बल कितना है, एनी, अपॉन कुल प्रतिरोध R प्लस ये। ठीक है, चलते हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल है NE और इसमें आया R प्लस Rn/m, m LCM आएगा तो ये NE तो पहले से था, अपॉन m LCM आ गया, m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। m जाएगा ऊपर, m ऊपर जाएगा तो इस स्थिति में आएगा ये m इंटू n इंटू एप्सिलॉन अपॉन m इंटू कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा आपका मिश्रित क्रम का, जब n सेल एक लाइन में है और कितनी लाइनें हैं, m। तो मिश्रित क्रम में अगर सेल जोड़े जा रहे हैं तो उस स्थिति में सेल में प्रवाहित कुल धारा
इस डायग्राम के लिए अगर हम बात करें तो कुल धारा कितनी आ रही है, ये। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो हम सेलों के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल दिया है, एक सेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि इस सेल को 14 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए तो टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या चीजें मालूम है, वैद्युत वाहक बल यानी कि एप्सिलॉन है आपका 1.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर 1 ओम, सेल को 14 ओम के प्रतिरोध से कैपिटल आर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए तो सेल का टर्मिनल विभवांतर V ज्ञात करना है। अब देखो जरा, V के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एप्सिलॉन इज इक्वल होता है V प्लस आई आर, यानी कि V इज इक्वल एप्सिलॉन माइनस आई आर। V इज इक्वल एप्सिलॉन कितना 1.5 माइनस आई, परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, E इज इक्वल V माइनस ओके। पहले इसके लिए क्या करते हैं, पहले धारा निकाल लेते हैं। तो आपने पढ़ा है I इज इक्वल क्या होता है, E अपॉन R प्लस स्मॉल आर। तो अगर आप धारा निकालते हो तो E कितना है 1.5 अपॉन 14 प्लस 1 यानी कि 1.5/15। तो यहाँ से आपकी धारा निकल के आएगी, धारा का मान आएगा 0.1 एम्पियर। कितनी धारा आ रही है 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो पहले हमने धारा निकाल ली। धारा के बाद हमको निकालना है टर्मिनल विभवांतर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल क्या होता है E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो V इज इक्वल E कितना 1.5 माइनस 0.1 इंटू स्मॉल आर कितना 1। ये आया आपका 1.5 माइनस 0.1 यानी कि V इज इक्वल 1.4 वोल्ट। इस परिपथ में जो टर्मिनल विभवांतर आएगा वो 1.4 वोल्ट आएगा। जो चीज़ें दी थी वो हमने नोट कर ली। सबसे पहले हम धारा निकालेंगे, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर का जो संबंध होगा वो धारा के आधार पर आएगा। तो पहले हम धारा का मान निकाल लेते हैं। धारा का फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। ये आ गया आपका कितना 0.1 एम्पियर। ये मान हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो टर्मिनल विभवांतर आएगा 1.4 वोल्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक सेल का वैद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस बैटरी को 57.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। बैटरी से ली गई धारा की गणना कीजिए। अब देखो, जस्ट अभी आपने पढ़ा था श्रेणी क्रम के लिए, आपने श्रेणी क्रम में धारा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, I इज इक्वल N इंटू E अपॉन कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल आर। रखिए मान रखोगे क्या होगा, I इज इक्वल N कितना है 5 सेल है, कितना विद्युत वाहक बल है 1.2 वोल्ट अपॉन कैपिटल R कितना है 57.5 प्लस 5 इंटू आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.5। आप इन दोनों को करेंगे तो ये क्या होगा
5 इंटू 1.2 का मतलब है 6.0 अपॉन 57.5 प्लस 5 इंटू 0.5 का मतलब है 2.5। कुल मिला के जब आप बात करते हो तो ये आता है आपका आई इज इक्वल 6/60, यानी कि आई इज इक्वल 0.1 एम्पियर। क्लियर। तो जो परिपथ ही हमको दिया जा रहा है, इस परिपथ में अगर हम बात करें, जब 5 सेलों को जोड़ा जाएगा तो कुल धारा 0.1 एम्पियर इस परिपथ में प्रवाहित होगी। सिंपल से श्रेणी क्रम संयोजन का हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।